तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली राजा। उसकी फ़ाइट होती है एक दूसरे इंसान से जिसको बहुत ही आसानी से हरा देता है और उस पूरी जगह को आके बहुत सारे एडवांस प्लेन्स उड़ा देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि उस जगह की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस थी और शायद ऐसे युद्ध होना उस दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। पर फिर वो राजा पता नहीं कैसे मर जाता है। शायद वो मरता है किसी षड्यंत्र के तहत, पर वो जन्म लेता है एक दूसरी दुनिया में जहाँ पे वो बच्चा होता है। उसकी बुद्धि और दिमाग तो वही किंग वाला होता है, पर उसकी बॉडी एक बच्चे से होती है। उस राजा का नाम अपने पिछले जन्म में ग्रे होता है, पर इस जन्म में उसका नाम होता है आर्थर। उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, पर वो आर्थर सोचता है कि मैंने अपने पुराने जीवन में बहुत सारी फाइट जीती और अब देखो मेरी क्या हालत हो गई है। मेरा अपनी बॉडी पे कंट्रोल तक नहीं है। उसको ये बॉडी एक जेल की तरह लगती है। वो सोचता है काश ये एक ख़राब सपना हो जो जल्दी से ख़त्म हो जाए। फिर वो देखता है कि ये वर्ल्ड उसके पुराने वर्ल्ड से अलग होता है। यहाँ पे लोग मैजिकल पावर्स यूज़ करते हैं, जिसे यहाँ पर माना बोलते हैं। जो आर्थर के डैड होते हैं वो फिज़िकली बहुत स्ट्रांग थे और एक बड़े से जंगली जानवर को आराम से मार देते हैं, और उसकी मम्मी एक हीलर थी। आर्थर ये सब देख के बहुत शॉक होता है और फिर वो सब कुछ एनालाइज करना स्टार्ट करता है। वो लोग अपने साथ वेपन्स भी रखते थे, मतलब इस दुनिया में बहुत डेंजर है और उसे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। पिछली लाइफ में किंग होने की वजह से आर्थर पे आए दिन अटैक होते रहते थे, जिसकी वजह से वो कभी चैन से नहीं सो पाता था। वो सोचता है कम से कम इस दुनिया में वो आराम से सो तो सकता है। फिर हम देखते हैं आर्थर धीरे धीरे बड़ा होता है और अपने घुटनों पर चलने लगता है। फिर वो सोचता है क्यों ना इस दुनिया के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी जाए, और फिर वो अपनी मम्मी से छुपते हुए एक बुक पढ़ने बैठता है। उस बुक में वो देखता है कि जिस कॉन्टिनेंट में वो रहता है उसका नाम है डीकाथन, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड था। डार्क किंगडम, जहाँ पर सारे बौने रहते थे। एलेनोर किंगडम, जहाँ पर एल्व्स रहते थे। तीसरा सार्पेंट किंगडम, जहाँ पर सारे इंसान रहते थे। आर्थर की दुनिया की तरह ही इस दुनिया में भी एक किंग था, पर ये किंग फैमिली के हिसाब से चलता था। उसका बेटा ही राजा बनेगा। पर आर्थर की दुनिया में जो स्ट्रांग होता था वो अपनी पावर से कब्जा करके किंग बन जाता था। पर इस दुनिया में कुछ स्पेशल पावर्स भी थी, जिसे माना बोलते थे। 100 में से एक इंसान ही इसे यूज़ कर पाता था, और ये 2 टाइप के होते थे, ऑगमेंटर और कॉन्जूरिंग। ऑगमेंटर्स माना फिजिकल पावर्स को बढ़ा सकता था, और कॉन्जर माना से अटैक कर सकते थे और माना को कंट्रोल कर सकते थे। माना माना कोर्स से कंट्रोल होता था और ज़्यादातर लोगों की पावर जवान होने तक सामने आती थी। आर्थर अपने पुरानी लाइफ में भी अपने इनर पावर को कंट्रोल करता था, जिसे वो की बोलता था। तो उसके सहारे वो इस दुनिया के मानव को कंट्रोल करने का ट्राई करता है। तभी उसकी मम्मी उसके पास आ जाती हैं। फिर कुछ टाइम बाद आर्थर थोड़ा बड़ा होता है और उसके डैड उसको तलवार चलाना सिखा रहे होते हैं, जिसमें वो पहले से ही बहुत अच्छा होता है। फिर उसकी मम्मी गुस्सा होती हैं और उसको अपने साथ घुमाने के लिए ले आती है मार्केट में, जहाँ पर इस दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलके, उनका जादू देख के और यहाँ के वेपन्स देख के वो बहुत खुश होता है। और वो अंदाज़ा ला लेता है कि ये दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से अभी बहुत पीछे है। अपनी पुरानी लाइफ में आर्थर की फैमिली की कोई भी अच्छी मेमोरी नहीं होती है। इस लाइफ में उसके पेरेंट्स उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो सोचता है क्या फैमिली ऐसी होती है। फिर वो एक दिन सबसे छुप के अपना माना कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करने लगता है। फिर हम देखते हैं वो अपना माना कंट्रोल करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरा घर टूट जाता है। उसके मम्मी पापा भाग के अंदर आते हैं और देखते हैं कि आर्थर हवा में उड़ रहा है। वो अभी 3 साल का भी नहीं हुआ था और अपनी इतनी छोटी सी उम्र में वो अच्छे से माना कंट्रोल कर पा रहा था। आर्थर अपने अचीवमेंट से बहुत खुश होता है, पर तभी हम देखते हैं उसके घर की कुछ लकड़ियाँ उसके ऊपर गिरने वाली होती हैं। उसको लगता है कि वो अब नहीं बच पाएगा और यहाँ पर ही मर जाएगा। पर तभी अचानक से उसके पेरेंट्स आते हैं और उसको बचा लेते हैं। और उसको बचाने के बाद जब वो देखते हैं कि आर्थर एकदम ठीक ठाक है, तो वो इमोशनल होके रोने लगते हैं। आर्थर को समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। उसने ये सब कोई पहले फील नहीं किया था, पर नेचुरली उसकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। तो गाइस, ये था हमारा एपिसोड 1।
एपिसोड 2 में हम देखते हैं किंग ग्रे की पास्ट लाइफ, जिसमें कोई उसको मारने का ट्राई करता है पर मार नहीं पाता, और वहाँ की काउंसिल उसको और उसकी पूरी फैमिली को मारने का ऑर्डर देती है। वो इंसान बोलता है कि ये मेरे अकेले का क्राइम है और उसकी फैमिली का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, उसको वो ना मारे। लेकिन ग्रे अपने हाथों से उसकी वाइफ और बेटी को मार देता है, और वो काउंसिल वाले इसे देख के बहुत खुश होते हैं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि आर्थर अपने डैड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। आर्थर के डैड आर्थर के टैलेंट को देख के बहुत शॉक होते हैं, और वो उसकी मम्मी से आके बोलते हैं कि आर्थर बहुत टैलेंटेड है और उसको एक रियल टीचर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आर्थर की मम्मी इसके लिए रेडी नहीं होती, वो नहीं चाहती कि आर्थर उनसे इतनी छोटी सी उम्र में दूर जाए। फिर आर्थर एक तीसरा ऑप्शन बताता है और बोलता है क्यों ना हम सब मिलके चलते हैं दूसरे शहर में। ये सुन के उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और आर्थर के इंटेलिजेंस पे बहुत प्राउड फील करते हैं। इसके बाद वो लोग दूसरे टाउन में जाने की तैयारी करते हैं। फिर आर्थर मिलता है ट्विन से। ये वो पार्टी थी जिसमें उसकी मम्मी और पापा पहले थे। उस पार्टी में एडम, एंजेला, डर्डन, हेलन और जैस्मिन होते हैं। वो एक बैलगाड़ी जैसी चीज़ में अपना सफ़र शुरू करते हैं और वो ज़ायरस सिटी में जाने वाले होते हैं। कुछ देर रेस्ट करने रुकते हैं, वहीं कुछ जानवर उन लोगों पर अटैक कर लेते हैं, पर वो लोग सबको हरा देते हैं। आर्थर नोटिस करता है कि एडम, हेलन और जैस्मिन ऑगमेंटर्स हैं और डर्टन और एंजेला कॉन्जरर्स हैं। आर्थर की मम्मी एलिस उसके पापा को हील कर रही होती हैं। तब आर्थर को पता चलता है कि उसकी मम्मी एक बहुत ही स्पेशल टाइप की मेज है जिसे एमिटर्स बोलते हैं। ये बहुत ही रेयर होते हैं, इसलिए आर्थर की मम्मी और पापा सारी मेन सिटी से अलग एक छोटी सी जगह में रहते थे। एडम आर्थर के साथ प्रैक्टिस करने को बोलता है। उन दोनों के बीच में फ़ाइट होती है और आर्थर की स्पीड और स्किल्स देख के सब लोग उधर से हैरान हो जाते हैं। फाइट के बीच में आर्थर का पैर स्लिप हो जाता है क्योंकि उसको अपनी छोटी बॉडी से फाइट करने की आदत नहीं थी। फिर उधर जैस्मीन आके आर्थर के पास उससे पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। आर्थर उसको देख के समझ जाता है कि जब तक ये नहीं जान लेगी ये उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। आर्थर पार्टी के और लोगों के साथ नई नई स्किल सीखता है और उसकी पास्ट लाइफ की नॉलेज की वजह से वो सब जल्दी सीख जाता है। आर्थर जैस्मीन को ट्रेनिंग में हेल्प करता है। फिर जैस्मीन आर्थर के बर्थडे पर उसे गिफ्ट में एक डैगर देती है जिसमें एक रोप भी होती है। बाकी लोग ये देख के बहुत शॉक होते हैं क्योंकि जैस्मिन का बिहेवियर बहुत रिजर्व टाइप का था, वो किसी से बहुत कम बात करती थी। उसकी मम्मी बोलती हैं कि आर्थर है ही इतना क्यूट कि जैस्मिन को भी पसंद आ गया। वो लोग फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर देते हैं और कुछ डाकू लोग उन पर अटैक कर लेते हैं। आर्थर सोचता है कि दुनिया कोई सी भी हो, पर ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं। आर्थर के साथ वाले लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर डाकू नंबर में बहुत ज़्यादा थे। आर्थर के डैड को फाइट करते हुए चोट लग जाती है, पर वो एलिस को मना करते हैं हील करने के लिए क्योंकि वो जानते थे अगर डाकुओं को पता चल गया उसकी स्पेशल पावर्स के बारे में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। वो आर्थर को बोलते हैं उसकी मम्मी को लेकर यहाँ से चले जाने, पर आर्थर भी बहुत स्ट्रांग हो चुका था। वो बोलता है कि मैं ही फाइट लड़ूंगा, लेकिन उसके डैड उसको बताते हैं कि उसकी मॉम एक और बच्चे को जन्म देने वाली है और वो एक बड़ा भाई बनने वाला है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों को बचाना। उसके बाद वो वहाँ से आने के लिए रेडी हो जाता है और उसके पार्टी के बाकी लोग बाकी डाकुओं को मार के उसके लिए रास्ता बनाते हैं। पर इतने में हम देखते हैं कि एक मेज उन लोगों पर एक अटैक करता है, जिससे आर्थर अपनी अम्मी को बचाने के लिए खुद सामने आ जाता है और वो एक पहाड़ से गिरने लगता है। पर गिरते गिरते वो उस दूसरे मेज को भी अपने साथ अपने उस रोप वाले चाकू से गिरा देता है और बोलता है मैं तुम्हें लिए बिना नहीं मरूंगा। आर्थर गिरते हुए सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ, खुद को सेक्रीफाइस करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन मैं खुश हूँ। शायद अब मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरी पास्ट लाइफ में वो इंसान क्या बोल रहा था। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए क्यों रो रहे थे। बिना कुछ सोचे समझे खुद को सेक्रीफाइस करना अपनी फैमिली के लिए, एक साथ खुशी और दुख शेयर करना, एक बड़ा भाई बनना बहुत अच्छी फीलिंग होती। काश मैं बन पाता। ये सोचते हुए वो गिरता है। इसी के साथ एपिसोड 2 ख़त्म होता है और फिर एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आर्थर एक गुफा में होता है और उसमें उसके सामने एक बहुत बड़ा और अजीब सा क्रीचर होता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ कैसे आया और ये कौन है। वो क्रीचर उसको बोलती है तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है आर्थर, मैं तुम्हारी ही साइड हूँ। तुम बहुत भूखे होगे, तुम्हें कुछ खाना चाहिए, इससे तुम रिकवर जल्दी होगे। और वो आर्थर को कुछ खाने को देती है। वो आर्थर को बोलती है कि तुम जब तक कुछ नहीं खाओगे मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। आर्थर खाते हुए पूछता है कि क्या मेरे मॉम और डैड ठीक हैं। तो वो क्रीचर उसको बोलती है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, पर अपने मैजिक से बहुत दूर तक देख सकती हूँ। तुम्हारे मॉम और डैड ठीक हैं। ये सुनकर आर्थर खुशी से रोने लगता है। वो क्रीचर को थैंक यू बोलता है और वो अपना नाम सिल्विया बताती है। बहुत दिन तक आर्थर उधर रहता है और उसकी चोट ठीक होने लगती है।
सिल्विया बताती है कि वो एल्शायर फॉरेस्ट के पास है और ये जगह जंगली जानवर और डाकुओं से भरी हुई है। सिल्विया बोलती है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो, पर यहाँ से निकलना बहुत आसान बात नहीं है। आर्थर सोचता है कि सिल्विया ने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। उसका अपीयरेंस तो एक मॉन्स्टर जैसा था, पर वो बहुत काइंड थी। आर्थर फिजिकल ट्रेनिंग करता है और उसके बाद वो अपना माना कंट्रोल करने के लिए बैठता है। सिल्विया बोलती है, क्या तुम ये कर सकते हो? सिल्विया आर्थर को अपना मैजिक दिखाते हुए बोलती है, क्या तुम जानते हो ये क्या है? आर्थर शॉक होते हुए देखता है और बोलता है, तुम एक साथ मैजिक यूज़ भी कर रही हो और इकट्ठा भी कर रही हो। ये ऐसा है जैसे हवा में उड़ते हुए प्लेन में पेट्रोल डालना। सिल्विया बोलती है, ह्यूमंस माना के बारे में सिर्फ एक तरह से सोचते हैं, जिससे वो साथ में दोनों चीज़ नहीं कर पाते। बट ह्यूमंस के अलावा ये बहुत कॉमन है। खासकर मानव बीज तो ये सोते हुए भी कर सकते हैं। क्या तुम ये सीखना चाहोगे? पर तुम ये सीख के इस पावर का क्या करोगे आर्थर? आर्थर बोलता है, मैं उन सबको मार दूंगा जो मुझे उससे दूर करेगा जिसकी मैं केयर करता हूँ। सिल्विया बोलती है, तुम फेल हुए। मैं किसी ऐसे गोल वाले इंसान को नहीं सिखाऊंगी। आर्थर बोलता है, पर अपने एनिमीज़ को मारना अच्छा नहीं होता क्या? ऐसे ही तो मैं सबसे पावरफुल किंग बना था। सिल्विया बोलती है, मेरे हाथ तुम्हें पलक झपकते ही मार सकते हैं, पर वो तुम्हें प्यार से टच भी कर सकते हैं। तुम क्या प्रेफर करोगे आर्थर? गुस्सा वायलेंस के रूप में सामने आता है और उस टाइम तो हमें अच्छा लग रहा होता है, पर एंड में सिर्फ नफरत बचती है। मैंने तुम्हें बचाया है, मैं नहीं चाहूँगी तुम अपनी लाइफ ऐसे यूज़ करो। आर्थर को लगता है कि सिल्विया उसे पहले से जानती है, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। वो आर्थर से फिर से पूछती है कि तुम स्ट्रॉन्ग बन के क्या करोगे? तो इस बार आर्थर बोलता है कि मैं जिनकी केयर करता हूँ उनको प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुन के सिल्विया खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि एक सिल्विया जैसा ही मॉन्स्टर बोलता है कि सिल्विया तुम क्लोज हो, अब तुम मुझसे और नहीं छुप सकती। फिर हम देखते हैं आर्थर की पास्ट लाइफ, जिसमें हमें पता चलता है कि किंग रे सिर्फ नाम का किंग था, रियल पावर तो पार्लियामेंट के हाथ में थी। वो किंग का यूज़ सिर्फ तब करते थे जब उनके देश में रिसोर्सेज कम हो जाते थे और किंग बस युद्ध करने के काम आता था। फिर किंग रे अपने पोस्ट से रिज़ाइन दे देता है और वहाँ से चला जाता है। सिल्वी आर्थर को ट्रेनिंग करा रही होती है और आर्थर पुरानी लाइफ में की कंट्रोल कर लेता था, जिसकी हेल्प लेके वो अपनी इस लाइफ की ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। तभी वो दूसरा मॉन्स्टर सिल्विया को ढूंढते हुए आ जाता है और सिल्विया को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था, पर तुम ऐसे नहीं मानोगी, और सिल्विया पर एक अटैक कर देता है। वो बोलता है, तुम्हारे पास कम टाइम बचा हुआ है, खुद को ज़्यादा पुश मत करो। फिर सिल्विया अपने असली रूप में आती है और हम देखते हैं कि वो एक ड्रैगन है। वो एक बड़ा मैजिक अटैक करती है, जिसके बदले में मॉन्स्टर एक दूसरा अटैक करता है, एक ही एरिया में फोर्स करके। जिसके बाद सिल्विया अपनी पावर से टाइम रोक देती है और आर्थर को अपने पास बुलाती है। आर्थर बोलता है, तुम तो एक ड्रैगन हो। उसके बाद सिल्विया आर्थर के लिए एक पोर्टल खुलती है और उससे फिर से पूछती है, तुम अपनी पावर किसके लिए यूज़ करोगे? आर्थर देखता है सिल्विया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सिल्विया आर्थर से बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स हैं, और वो आर्थर को एक अंडे जैसा चीज़ देती है और बोलती है, इसको संभाल के रखना। वो आर्थर के पास आती है और आर्थर की पूरी बॉडी पे सिल्विया जैसे टैटूज बन जाते हैं। आर्थर बोलता है, ये क्या है? सिल्विया बोलती है, समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा, और अब ये गुड बाय कहने का समय है, और मुझे तुम्हारे साथ रह के बहुत अच्छा लगा। आर्थर उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। इसे देख के उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है, और ये देख के सिल्विया भी बहुत इमोशनल हो जाती है। आर्थर को खुद अपने आप पे शक होता है कि वो क्या बोलने वाला है। वो इस दुनिया में आके बहुत चेंज हो गया था। वो बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम ड्रैगन हो या मॉन्स्टर, तुम मेरी फैमिली हो। और सिल्विया को ग्रैंडमा बोलता है। सिल्विया भी बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे पोर्टल की तरफ भेजती है। जो टाइम स्टॉप था फिर से चालू होता है, और जो मॉन्स्टर का अटैक सिल्विया की तरफ आने वाला था वो आके उसको लगता है, और सिल्विया ज़मीन पर गिर जाती है। वो मॉन्स्टर उसके पास आके बोलता है, तुम इस अटैक से नहीं मर सकती। जिस पर सिल्विया अपनी पूरी पावर से एक लास्ट अटैक करती है अपने मुंह से, और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर पोर्टल के अंदर हम देखते हैं सिल्विया की आवाज़, जो आर्थर से बात कर रही होती है। सिल्विया बोलती है, ये वर्ल्ड बहुत दुखी है और बहुत बुरी जगह है, तुम्हें इसे अच्छी जगह बनाना होगा। आर्थर बोलता है, मैं अकेले ये नहीं कर सकता। सिल्विया बोलती है, तुम कर सकते हो, तुम सबसे ताकतवर किंग थे। खुद को हेट और गुस्से से कंट्रोल मत होने देना, अपनी नई लाइफ को अच्छे से जीना किंग रे। इसका मतलब सिल्विया ग्रे को पहले से जानती थी। सिल्विया और ग्रे का क्या कनेक्शन है, ये हमें पता चलेगा आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो ये थे हमारे फर्स्ट, सेकंड और 3 एपिसोड्स ऑफ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।